हेलो दोस्तों, भावी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम उसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोतों की बात की। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमने अभिलेख पढ़ना शुरू किया था। अभिलेखों में हमने कुछ अभिलेख पिछले क्लासों में कर लिया था, और आज का जो अपना अभिलेख है वो है गटियाला शिलालेख। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है गटियाला शिलालेख। अब देखिए, जो ये गटियाला शिलालेख है ये अपन को कहां से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है गटियाला जोधपुर। ये गटियाला एक जगह है जोधपुर के अंतर्गत। वहां पे एक मंदिर है, जैन मंदिर। जैन मंदिर है, उसके पास में एक जगह है माता का साल। तो जो ये गटियाला शिलालेख है, ये अपन को गटियाला एक जगह है जोधपुर के अंदर, वहां पे एक जैन मंदिर है, उसी के पास में एक माता की साल है, वहां से अपन को प्राप्त होता है। जो इसका समय की बात करें तो इसका जो समय है वो 861 ईस्वी का है, और जो इस पे लिखा हुआ समय है वो विक्रम संवत लिखा हुआ है। तो विक्रम संवत 918 चैत्र शुक्ल 2। ये जो इस पे डेट जो लिखी हुई है शिलालेख पे, वो ये लिखी हुई है विक्रम संवत 918 चैत्र शुक्ल 2। अब देखिए, जो ये अभिलेख है ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। कौन सी भाषा का अभिलेख है? संस्कृत भाषा का। ये संस्कृत भाषा का लेख है, और इस अभिलेख को जो लिखवाया है वो एक प्रतिहार शासक हैं, उनका नाम है कक्कुक प्रतिहार। कक्कुक प्रतिहार ने इस अभिलेख को लिखवाया है, और जो लेखक हैं उनका नाम है मग। लेखक का क्या नाम है? मग। और जो इसके शिल्पी हैं जिन्होंने इसको उत्कीर्ण किया है शिला के ऊपर, उनका नाम है कृष्णेश्वर। तो देखिए, जो एक शासक है प्रतिहार कक्कुक प्रतिहार, उन्होंने इस शिलालेख को लिखवाया है, और जो लेखक हैं उनका नाम है मग, और जो इसको शिला पे उत्कीर्ण करता है उनका नाम है कृष्णेश्वर। अब मैं बात करूं इस शिलालेख के अंतर्गत जो बात की गई है उसकी, तो जो इस शिलालेख में बात की गई है वो की गई है एक मग जाति के ब्राह्मण हैं। मग जाति के ब्राह्मण हैं जिनको हम मारवाड़ में साग द्वीपीय कहते हैं। साग द्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। ये इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। इनको एक नाम और है इनका, जैसे ये जैन मंदिरों में पूजा एवं सेवा का कार्य करते हैं, तो इनको कहीं जगह पे सेवक भी कहा जाता है। तो इस अभिलेख के अंतर्गत इनका जो वंश है उनकी बारे में जानकारी दी गई है। मग ब्राह्मण है, उनको जो मारवाड़ है, मारवाड़ में अपने सागद्वीपीय ब्राह्मण कहा जाता है उनको, और उनको जैन मंदिरों में पूजा एवं सेवा का कार्य करने के खातिर उनको सेवक भी
कहा जाता है। इससे देखिए उस समय की जो एक राजनीतिक जानकारी है वो भी अपन को इससे प्राप्त होती है। इस शिलालेख से उस समय की जो भी पूरी राजनीति थी उनका बारे में अपन को पूरी जानकारी प्राप्त होती है। अब इस शिलालेख में जिस व्यक्ति का या जिसके बारे में बात की गई है वो है, एक नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण है। ये जो है ब्राह्मण ये वेदों के और शास्त्रों के अच्छे एक ज्ञाता हैं, ये जानकारी भी हमको वहां से मिलती है। इनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण वंश से थी, एक क्षत्रिय वर्ग की थी। तो देखिए जो इनकी पत्नियां थी, जो ब्राह्मण वंश से थी, जो ब्राह्मणी थी, उसके जो पुत्र हुए वो प्रतिहार ब्राह्मण कहलाए हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिहार ब्राह्मण। और जो इसकी दूसरी जो पत्नी थी, जो क्षत्रिय पत्नी थी, वो कहलाए हैं मद्यपान करने वाले, मतलब शराब पीने वाले और जुआ वगैरह खेलने वाले क्षत्रिय। हरिश्चंद्र थे, इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों के जैसे नाम थे, एक था भोगभट, एक इनका जो पुत्र था उसका नाम था भोगभट, एक था कक और एक था रज्जिल। रज्जिल और एक था दह। तो हरिश्चंद्र जी के 4 पुत्र थे, भोगभट, कक, रज्जिल और दह। अब देखिए जो हरिश्चंद्र हैं, इनके 4 पुत्रों ने एक दुर्ग है मंडोर का दुर्ग, इसको ऊंचा करवाया है चारों ने। और हरिश्चंद्र के जो उत्तराधिकारी थे, जो वंशज उत्तराधिकारी वंशज था, वो था रज्जिल का, जिससे हरिश्चंद्र का जो आगे वंश चला या उनके जो वंशज आगे शासक बने, उनके जो जिस पुत्र का नाम से वो रज्जिल बना। रज्जिल के बाद में इसका पुत्र, रज्जिल का पुत्र नरबट बना। नरबट के बाद में नागभट इनका पुत्र नागभट बना। तो जो हरिश्चंद्र थे, इनका जो वंश चला, जो इनके उत्तराधिकारी चले, वो रज्जिल जो इनका पुत्र था उससे चला। रज्जिल बना, रज्जिल का, फिर रज्जिल का पुत्र, फिर नागभट। अब देखिए जो नागभट हैं, पहले ये मंडोर इनकी राजधानी थी। तो नागभट ने मंडोर से मेड़ता को अपनी राजधानी बना लिया। मेड़ता को अपनी राजधानी बनाने के बाद में जो नागभट के पुत्र थे, जिनका नाम था तात, जो तात हैं वो उत्तराधिकारी बने। पर तात को क्या राज्य में इनमें जो शासन या राजनीति वगैरह में इनमें ज्यादा रुचि थी नहीं उनकी। तो ये अपना जो साम्राज्य था वो अपने भाई भोज को दे दिए और खुद मांडव एक जगह है, वहां पे एक आश्रम था, वहां जाके सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह से जो इस अभिलेख से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो हरिश्चंद्र हैं, उनके बारे में, उनके पुत्रों के, उनके वंशज आगे जो चला है उनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। देखिए
इसके अलावा जो एक जानकारी प्राप्त होती है कि जो ये घटियाला शिलालेख है, ये 2 लेख हैं। कितने लेख हैं? 2 लेख हैं। तो एक तो है मराठी भाषा का लेख। मराठी भाषा का जो लेख है उसी का दूसरा रूप है, जो दूसरा लेख है वो संस्कृत भाषा में है। बस लेख वो ही है, बस वो संस्कृत में है, वो मराठी में है। तो इस तरह से आप उनको घटियाला शिलालेख अपना कंप्लीट हुआ। एक बार मैं वापस से रिवीजन करा देता हूं। तो घटियाला जो शिलालेख है वो घटियाला जोधपुर से अपन को जैन मंदिर माता की साल से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। इसका जो समय है वो 861 ईस्वी का है। जो इस पे उल्लेखित वो है सन है वो है विक्रम संवत 918 चैत्र शुक्ल 2। अब देखिए जो ये घटियाला अभिलेख है वो किसके बारे में बात करता है? तो वो है मग ब्राह्मण, एक मग जाति के ब्राह्मण थे, उनके बारे में। उनको मारवाड़ में शाक द्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं। और जो जैन मंदिरों में इनमें पूजा वगैरह करने की वजह से इनको सेवक भी कहा जाता है। जो इस अभिलेख को लिखवाया है वो है कक्कुक है, कक्कुक प्रतिहार। ये प्रतिहार वंश के एक शासक थे, इन्होंने इस अभिलेख को लिखवाया है। जो इसके लेखक हैं वो है मग, और जो इसके उत्कीर्णकर्ता शिल्पी हैं वो है कृष्णेश्वर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जो इस अभिलेख में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें हरिश्चंद्र के नाम से एक व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी, एक ही क्षत्रिय थी। तो इनके 4 पुत्र हुए। चारों पुत्रों में से एक बोगभट्ट है, कक है, रज्जिल है, दय है। जो इनका उत्तराधिकारी जो इनका वंश चला वो है रज्जिल से। रज्जिल का पुत्र नरभट्ट बना, नरभट्ट के बाद में नागभट्ट बना। नागभट्ट ने राजधानी मंडोर से मेड़ता कर दी। और नागभट्ट के जो पुत्र हैं तात, उनको राज्य में इतनी ज्यादा रुचि थी नहीं, तो वो अपने भाई भोज को राजपाट देके मांडव एक जगह है वहां पे आश्रम में जाके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद में अपन अब नेक्स्ट अभिलेख के बारे में बात करते हैं। देखिए जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है अपराजित का शिलालेख। ये जो अपराजित का शिलालेख है ये हमको गुहिल वंश के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें गुहिल वंश के एक शासक थे अपराजित, उनके बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है हमको। तो देखिए जो अब इस अभिलेख की बात करें तो ये जो हमको मिला है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नागदा से। नागदा कहाँ है? उदयपुर में। इस अभिलेख के इस जगह के लिए हमने पहले भी बात की थी कि ये नागदा है। जैसे यहाँ पे महाराणा प्रताप भी इसको अपनी राजधानी रखे थे। तो देखिए जो यहाँ पे एक मंदिर है कौन सा? कुंडेश्वर। कुंडेश्वर का जो मंदिर है वहां से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। यहाँ पे जो उत्खनन का कार्य करवाया है वो उनका नाम है डॉक्टर ओझा। ओझा जी ने यहाँ पे उत्खनन का कार्य करवाया था। तो कुंडेश्वर में जब उत्खनन का कार्य करवाया ओझा जी ने तो ये अपन को अपराजित का शिलालेख वहां से प्राप्त होता है। तो इसका जो लेखक है, जो रचयिता है वो है दामोदर। ये जो अभिलेख है वो है 661 ईस्वी का।
ये अभिलेख अभी वर्तमान में उदयपुर में विक्टोरिया हॉल संग्रहालय है, वहां पे रखा हुआ है। देखिए, जो ये अभिलेख है जो हमको जानकारी देता है वो किसके बारे में जानकारी देता है? अपराजित। ये अपराजित कौन से वंश का शासक है? गुहिल वंश का शासक है। ये अपराजित शासक इसने कई राजाओं को हराया है। इस उल्लेख के, इस शिलालेख के अकॉर्डिंग अनुसार इसने काफी शासकों को हराया है। एक राजा है, उनका नाम है वराह है सिंह। इनको भी इन्होंने हराया है। इस सब का इनमें उल्लेखित है। उसके अलावा एक इसमें उल्लेख है, एक रानी है जिनका नाम है यशोमती। यशोमती ने एक मंदिर बनवाया है। वो मंदिर इस शिलालेख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यशोमती ने जो मंदिर बनवाया है वो बनवाया है लक्ष्मी यौवन व वित्त। देखिए, हम खुद भी मानते हैं कि जैसे लक्ष्मी को हम खुद ही चंचल कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो होती है वो चंचल होती है। आज अपने हैं, कल दूसरे के पास में। तो किसी को मतलब गरीब और अमीर में इनमें आंकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ जो यौवन है, या मैं बात करूं जब लड़का युवा होता है या तो वो अपने शरीर पे इन पे घमंड करता है, तो हम उसको कहते हैं कि आज है कल रहे ना रहे, शरीर का इतना घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे ही वित्तीय स्थिति है कि आज अपनी जो वित्तीय स्थिति है वो कल चेंज भी हो सकती है। तो इन सबको यशोमती ने क्षणभंगुर मान के, मतलब कि क्षण में खत्म होने वाला और क्षण में मिलने वाला मान के इन्होंने एक मंदिर बनवाया है। जो इसका विषय क्या है? संसार रूपी विषय को, संसार रूपी जो विषय है, संसार जो भी संसार में है उनको, उसने जो मंदिर बनाया है उसमें समुद्र में तैरने के लिए नाव रूपी मंदिर बनवाया है। जो ये विष्णु जी का मंदिर था, ये एक नाव रूपी था जो समुद्र में या कहीं पे भी तैरने के लिए बनवाया है। तो इनका मानना यही था कि ये लक्ष्मी यौवन और क्षणभंगुर है, और इस वजह से जो संसार रूपी जो विषय है इसको तैरने के लिए इन्होंने एक नाव रूपी मंदिर बनवा दिया विष्णु जी का। तो ये सारी जानकारी अपन को इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख के बाद में अपना नेक्स्ट अभिलेख की बात करें तो देखिए, जो अपना नेक्स्ट अभिलेख है वो है मरमर माता का लेख। तो देखिए, जो अपना लेख है बरमर माता का, वो कहां से प्राप्त होता है? तो एक जगह है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी से मिलता है। छोटी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में। तो ये हमको छोटी सादड़ी चित्तौड़ में मिलता है। छोटी सादड़ी में कहाँ मिलता है ये? तो बरमर माता का मंदिर है, वहीं उसी मंदिर से ये हमको प्राप्त होता है। छोटी सादड़ी में बरमर माता का मंदिर से ये अभिलेख अपन को प्राप्त होता है। इस अभिलेख का जो समय है, उसका जो समय है वो है 490 ईस्वी का। जो इसकी भाषा है वो है संस्कृत। जो इसकी शैली है वो है पद शैली। जो ये लिखा गया है वो 17 पंक्तियों का लेख है। देखिए,
490 ईस्वी में संस्कृत भाषा के अंतर्गत पद्य शैली का 17 पंक्तियों का ये लेख अपन को प्राप्त हुआ है। कहां से? भरमर माता के मंदिर से। देखिए, जो इससे अपन को जानकारी मिलती है वो कहां से जानकारी किसकी जानकारी मिलती है? तो फिफ्थ शताब्दी है, फिफ्थ शताब्दी की राजनीतिक जानकारी, राजनीतिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी उस समय की, उन सभी के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है यहां से। तो देखिए, इस लेख से अपन को दो वंशों के बारे में पता चलता है। कौन कौन से वंश हैं? पहला है गौर वंश, दूसरा है ओलिकर वंश। इन दोनों वंशों के बारे में अपन को इस लेख से पता चलता है। तो देखिए, इस जो गौरवंश हैं, इसके जो शासक हैं, जिनके बारे में अपन को जो पता चलता है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो है पुण्यशोभ, एक तो पुण्यशोभ है, एक है राज्यवर्धन और एक है यशोगुप्त। ये तीनों कौन से वंश के हैं? गौर वंश के। राजवर्धन और यशोगुप्त, इन तीनों के बारे में अपन को इससे जानकारी प्राप्त होती है। जो ओलिकर वंश का शासक है, जिसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, वो है आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन एक शासक है, उनके बारे में इससे अपन को लेख से जानकारी प्राप्त होती है। जो गौर वंश है, जो भरमर माता का मंदिर है, तो देखिए, जो भरमर माता का मंदिर जिन्होंने बनवाया है वो है गौर वंश। गौर वंश के शासकों ने ही भरमर माता का मंदिर बनवाया था। कहां पे? छोटी सादड़ी में। तो इस चीज से हमको क्या पता चलता है कि उनको शाक्त जो धर्म है, इस चीज से हमको ये पता चलता है कि जो गौरवंश था वो शाक्त धर्म को मानता था, शाक्त धर्म को पूजा करता था, उसमें उसकी आस्था थी। इसके पश्चात जब हम देखें कि इस जो लेख है, इसमें एक शब्द है राजपुत्र। जो ये राजपुत्र शब्द है, ये किसी सामंत के लिए है, या ये चीज दर्शाता है कि जो सामंत है, जिस शासक का भी वो सामंत था, उसके वो प्रति वो पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण सेवा भाव से उसके प्रति समर्पित रहता था। इस शब्द से अपन को इस जो लेख है उसमें से ये जानकारी भी हमको एक मिलती है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो गौर वंश थे वो मृत्यु के उपरांत ब्राह्मणों को दान देते थे। ये भी उनमें एक प्रथा प्रचलित थी। तो जो ब्राह्मणों में दान देने की एक प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद में बात करूं जो इसका लेखक है, रचयिता है, उनकी बात करूं, जो भरमर माता लेख है उसके जो रचयिता हैं वो है भरमासोम, और जो लेखक है वो है पूर्वा। तो देखिए, एक बार मैं वापस से फिर आपको बता देता हूं, भरमर माता का जो लेख है वो अपन को मिलता है छोटी सादड़ी चित्तौड़ से। छोटी सादड़ी में एक मंदिर है भरमर माता का, वहीं से ये लेख प्राप्त होता है। ये लेख जो है 490 ईस्वी का लेख है, संस्कृत भाषा का लेख है, पद्य शैली का लेख है। 17 पंक्तियों में इस लेख को लिखा गया है। उसके बाद में बात करूं, इस जो लेख में जो जानकारी प्राप्त होती है वो 5वीं शताब्दी की राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, राजनीतिक स्थिति के बारे में प्राप्त होती है।
इसमें दो वंशों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। पहला है गौर वंश, दूसरा है ओलिकर वंश। जो गौर वंश है उसके 3 राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पुण्यशोभ है, राजवर्धन है और राज्यवर्धन है और यशोगुप्त है। उसके अलावा जो ओलिकर वंश है उसका आदित्य वर्धन शासक है, उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक जानकारी यह भी प्राप्त होती है कि जो गौर वंश है, जो गौर वंश ने ही भ्रमर माता का जो मंदिर है वो गौर वंश के शासकों ने ही बनवाया था। इससे यह भी पता चलता है कि गौर वंश की शाक्त धर्म में आस्था थी या उसमें मान्यता थी उनकी। इसके अलावा इसमें एक शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र से एक बात ये पता चलती है कि जो सामंत थे जिनके लिए राजपुत्र शब्द यूज हुआ है वो अपने शासक के लिए, अपने राजा के लिए, राजा के प्रति पूर्ण रूप से सेवाभावी थे। इसके अलावा एक चीज ये पता चलती है कि इस लेख से कि जो गौर वंश है वो मृत्यु के उपरांत ब्राह्मणों को दान देता था। दान देने की प्रथा भी उनमें प्रचलित थी। इसके अलावा इस से पता चलता है कि जो इस लेख के रचयिता हैं वो है ब्रह्मसोम और लेखक हैं वो है पूर्वा। तो इस तरह से ये अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अभिलेख के बारे में देखिए। जो अपना नेक्स्ट जो अभिलेख है वो है सामोली शिलालेख। तो बात करूं सामोली शिलालेख की अपनों को कहां से जो प्राप्त हुआ है, तो ये सामोली एक गांव है। सामोली गांव कहाँ है? भोमर तहसील उदयपुर में। ये जो हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? सामोली गांव, भोमर तहसील, उदयपुर। वर्तमान में जो ये शिलालेख है वो अजमेर संग्रहालय तो ये वर्तमान में कहां पे है? अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। अब मैं इसके समय की बात करूं तो जो इसका समय है सामोली शिलालेख का वो है विक्रम संवत 703 ईस्वी की बात करूं तो 646 ईस्वी। तो 646 ईस्वी का ये शिलालेख है। अब बात करूं इसकी भाषा की तो इसकी भाषा है संस्कृत। जो इसकी लिपि है वह है कुटिल, कुटिल लिपि। देखिए सामोली जो शिलालेख है वो अपन को सामोली गांव, भोमर तहसील, उदयपुर से प्राप्त हुआ है। इसका जो समय है विक्रम संवत के हिसाब से देखें तो 703 है। और जो अपने ईसा वाले कैलेंडर से देखें तो 646 ईस्वी है। इसकी जो भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा का है और लिपि की बात करें तो वो है कुटिल लिपि। तो देखिए जो इस शिलालेख में जिसका वर्णन किया गया है वो वर्णन किया गया है मेवाड़ के गुहिल वंश का। गुहिल वंश का एक शासक है जिसका नाम है शिलादित्य। शिलादित्य के बारे में ही इस अभिलेख में जानकारी हमको प्राप्त होती है। शिलादित्य के समय की जो मेवाड़ की जो भी गुहिल वंश की जो आर्थिक, धार्मिक या साहित्यिक जो भी स्थिति थी, राजनीतिक जो भी स्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण शिलालेख है।
देखिए अब इसमें कुछ वर्ड यूज हुए हैं इस अभिलेख के अंतर्गत। तो वो जो वर्ड यूज हुए हैं जैसे कि विजयी, वटनगर और एक हुआ है अर्णगिरी। तो देखिए इन चीजों से हमको एक ही जानकारी इन जगहों का बारे में पता चलती है। एक इसमें आगरा का वर्णन भी है। तो इन जगहों का इसमें नाम लिखा हुआ है, ये इसमें नाम में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो हमको एक जानकारी इसमें मिलती है कि जो अर्णगिरी क्षेत्र है, अर्णगिरी जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? ये जावर के निकट का क्षेत्र है। जावर के निकट के जो क्षेत्र हैं इसमें उस समय पे तांबे एवं जस्ते की जो खानें थी वो प्रारंभ होने की जानकारी भी हमको इस शिलालेख से प्राप्त होती है। तो देखिए जो सामोली शिलालेख था उसमें अपना इतना ही रहेगा। इसके एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सामोली जो शिलालेख है वो अपन को कहाँ से प्राप्त हुआ? सामोली गांव से, भोमट उदयपुर से। यह भी कहाँ पे है? अजमेर में, अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसकी समय की बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार 703 है और ईस्वी की बात करें तो 746 ईस्वी है। संस्कृत भाषा का है। इसकी जो लिपि है वो है कुटिल। इस जो शिलालेख में जिस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो मेवाड़ के गुहिल वंश है। इसका राजा है शिलादित्य। शिलादित्य के समय की मेवाड़ के गुहिल वंशी जो सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, साहित्य की जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके लिए ये शिलालेख काफी महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें कुछ वर्ड यूज किए गए हैं जैसे विजय, वटनगर, अर्णगिरी और आगरा। तो ये वर्ड भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। ये जगह है जैसे आगरा है, अर्णगिरी है, वटनगर है, विजय है। उसके अलावा इसमें एक ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि जो अर्णगिरी है, जावर के निकट का जो क्षेत्र है, उसके अंतर्गत तांबे एवं जस्ते की खानें उस समय, उस काल में प्रारंभ हो चुकी थी। ये भी जानकारी हमको इस सामोली शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में अपना इतना ही रहेगा। उसके बाद में अपना बचे हुए अभिलेख, शिलालेख हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी कोई भी जो भी समस्या है उसके बारे में कमेंट्स करें। आपको कोई जानकारी चाहिए हो किसी वैकेंसी वगैरह के बारे में, उसके बारे में कमेंट्स करें, आपको सारी जानकारी वगैरह दी जाएगी। उसके अलावा जो अपन देखिए जो ये धीरे धीरे एक आगे बढ़ रहे हैं वो इस वजह से आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि मैं चाहता हूं कि आपका जो इसमें है वो आपका कुछ भी रहे नहीं। क्योंकि आप जब राजस्थान इतिहास पढ़ोगे, राजस्थान इतिहास आप एक बार में अगर राजस्थान इतिहास पढ़ते हो अच्छे से तो आपका राजस्थान इतिहास एक ही बार में ही इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आप चाहे राजस्थान इतिहास के लिए RS में बैठे, चाहे पटवारी में बैठे, चाहे राजस्थान पुलिस में बैठे, चाहे रेट में बैठे, किसी भी चीज में अगर आप बैठते हैं तो आपको राजस्थान इतिहास के बारे में कोई समस्या नहीं आए। इसीलिए अपन इसको पूरा डिटेल में कर रहे हो और लगभग मैं अभिलेखों के बारे में सभी अभिलेखों का जिक्र करूंगा। तो हम धीरे धीरे इनको समापन करेंगे। धन्यवाद।